हेलो बच्चों, आज हम इसके पहले वाली क्लास में हमने पढ़ा था अल्कोहल फिनाल ईथर के ईथर चैप्टर में अल्कोहल का मेथड ऑफ प्रिपरेशन पहला हमने देख लिया था। ठीक है, उसका हमने मैकेनिज्म भी पूरा डिटेल में देखा था। सेकंड हम बात करेंगे बाई। सेकंड है आपका बाई हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन बाई हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। हाइड्रोबोरेशन में क्या होता है, इसमें आपका जो रिएजेंट होता है, वो होता है BH3। यही होता है आपका BH3। ठीक, अगर हम बात करें BH3 का, तो ये क्या करता है, ये एंटी मार्कोनिकॉफ रूल शो करता है। इससे पहले, ये पढ़ने से पहले हम एक बार देखेंगे मार्कोनिकॉफ रूल और एंटी मार्कोनिकॉफ रूल क्या होता है। ठीक है, अगर मैं बात करूँ मार्कोनिकॉफ रूल की, तो मार्कोनिकॉफ रूल में क्या होता है कि कोई अनसिमेट्रिकल एल्कीन होता है RCH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, ये कोई अनसिमेट्रिकल एल्कीन होता है। अनसिमेट्रिकल एल्कीन कहने का मतलब है कि जो आपका ये कार्बन और कार्बन डबल बॉन्ड है, ठीक है, एक साइड देखो, इस कार्बन के पास एक H लगा हुआ है, दूसरा R लगा हुआ है, और इसके बगल वाले कार्बन के पास दोनों H ही लगे हुए हैं, तो मतलब दोनों सेम कार्बन नहीं है। ठीक है, तो ये जो एल्कीन है वो अनसिमेट्रिकल है। जब आप इसका रिएक्शन किसी भी चीज़ से कराते हो, HX से कराते हो मान लो, तो मार्कोनिकॉफ रूल में क्या होता है कि जो आपका ये H प्लस होता है, X माइनस होता है, आपका H प्लस वहाँ ऐड होगा, आपका डबल बॉन्ड ब्रेक करेगा। देखो, डबल बॉन्ड के केस में क्या होता है, एल्कीन के केस में क्या होता है, एडिशन रिएक्शन होता है। क्या होता है, एडिशन रिएक्शन होता है। एल्कीन के केस में आपका क्या होता है, एडिशन रिएक्शन होता है। तो यहाँ पे एल्कीन है, एल्कीन का डबल बॉन्ड ब्रेक करेगा, किसी एक कार्बन के पास H जाएगा और दूसरे कार्बन के पास X जाएगा। किस कार्बन के पास H जाएगा और किस कार्बन के पास X जाएगा, ये बात मार्कोनिकॉफ रूल कहता है। ये बोलता है कि H plus are added on those side या on those carbon which carbon have more number of hydrogen। ठीक है, H प्लस उस कार्बन के पास जाना चाहेगा जिसके पास हाइड्रोजन अधिक हो। ठीक है, ये बोलता है आपका मार्कोनिकॉफ रूल। तो H को उस कार्बन के पास भेजो जिसके पास हाइड्रोजन अधिक है। इन दोनों में अगर आप देखोगे तो इसके पास 2 हाइड्रोजन है और इस कार्बन के पास एक ही हाइड्रोजन हो, तो क्या हो जाएगा, RCH, ये बॉन्ड ब्रेक किया, इस CH2 के पास एक H आ गया है, इस कार्बन के पास एक H आ गया, और ये जो X माइनस है उस कार्बन के पास जाएगा जिसके पास क्या हो, लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन। ठीक, सीधे सीधे आपको याद रखना है कि अगर अनसिमेट्रिकल एल्कीन है, अगर सिमेट्रिकल होता, दोनों साइड CH2 सिमेट्रिकल कहने का मतलब क्या है, एल्कीन कुछ इस टाइप का होता, तो आप कहीं भी H भेज दो, कहीं भी X लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर अनसिमेट्रिकल एल्कीन है तो आपको ध्यान रखना है कि आप मार्कोनिकॉफ रूल लगाओगे या एंटी मार्कोनिकॉफ रूल लगाओगे। ठीक है, मार्कोनिकॉफ रूल के केस में क्या होता है, H प्लस आर एडेड ऑन दोस कार्बन विच कार्बन हैव मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन। H प्लस वहाँ ऐड होगा जिस कार्बन के पास नंबर ऑफ हाइड्रोजन अधिक है। ये हो गया आपका मार्कोनिकॉफ रूल। अब हम बात करते हैं एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, क्योंकि हमें हाइड्रोबोरेशन के केस में एंटी मार्कोनिकॉफ रूल लगाना है। ठीक है, अब हम देखते हैं एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। ये क्या कहता है, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल कहता है आपका कि आपका जो ये रिएक्टेंट है वो सेम है, रिएजेंट भी सेम है, प्रोडक्ट में डिफरेंस आ जाएगा, जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा। अपोजिट क्या होगा, अपोजिट ये होगा कि H प्लस एडेड ऑन दो साइड वेयर
those side where carbon have less number of हाइड्रोजन। अब क्या होगा, अब की बार ये जो H+ होगा उस साइड ऐड किया जाएगा जिसके पास लेस नंबर ऑफ, मतलब उस कार्बन के पास ऐड किया जाएगा जिस कार्बन के पास लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन हो। इसका मतलब क्या हो गया, RCH डबल बॉन्ड ब्रेक किया, इस कार्बन को X दे दिया और इसके पास H आ गया। ठीक है, यही होता है आपका मार्कोनिकॉफ रूल और एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। मार्कोनिकॉफ रूल के केस में आपको क्या पढ़ना है, जो आपका H+ है उस डबल बॉन्ड ब्रेक होता है तो एडिशन रिएक्शन करता है ना, जो एल्कीन होता है वो एडिशन रिएक्शन देता है। आप डबल बॉन्ड ब्रेक करोगे, एक कार्बन के पास H+ दे दोगे, दूसरे वाले के पास X- दे दोगे। आपका H+ उस कार्बन के पास जाएगा जिस कार्बन के पास मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन हो। ठीक है, मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन हो, ये होता है मार्कोनिकॉफ रूल। एंटी मार्कोनिकॉफ रूल क्या होता है कि आपका जो हाइड्रोजन है उस कार्बन के पास जाना चाहेगा जिसके पास लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन हो। ठीक है, चलो अब हम बात करते हैं जो हमारा टॉपिक है। हमारा टॉपिक क्या है, हमें अल्कोहल का प्रिपरेशन करना है, वो भी किससे, बाई हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन के थ्रू, जिसका रिएजेंट है BH3। ये जो BH3 होता है वो BH2- और H+ में ब्रेक करता है। ठीक है, जैसे आपका ये HX है, H+ और X- है, उसी तरह H+ और BH2- हो गया। अब ये क्या मैंने बोला, ये एंटी मार्कोनिकॉफ रूल देता है। ये जो हाइड्रोबोरेशन रिएक्शन होता है वो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल होता है। इसके केस में क्या होता है, H+ कहाँ जाएगा, एंटी मार्कोनिक में हमने पढ़ा है कि H+ उस कार्बन के पास जाना पसंद करता है जिसके पास लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन हो। कहाँ जाएगा, जिसके पास लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन हो। ठीक है, स्टार्ट करते हैं इस रिएक्शन को। RCH डबल बॉन्ड CH2, RCH डबल बॉन्ड CH2, जब ये रिएक्ट कर रहा है HBH2 है ना, तो क्या बनाएगा, मैंने बोला था ये जो H+ है वो वहाँ जाना पसंद करेगा, एंटी मार्कोनिक है ना, याद रखना है इसको। तो ये कहाँ जाएगा, उस कार्बन के पास जिसके पास लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन हो। तो बना लिया RCH, इसके पास एक H आ गया, और सेकेंड वाला जो RCH2 है इसके पास BH2 आ गया। ठीक है, ठीक है, यहाँ तक आगे देखते हैं। यहाँ पे जो आपका एल्कीन है, एक और एल्कीन आ गया, मान लो RCH डबल बॉन्ड CH2, एक और एल्कीन आ गया। अब क्या होगा, अब जो है यहाँ पे ये वाला बॉन्ड जो है क्या बनाएगा, ये बनाएगा RCH2 CH2 का ट्वाइस BH। ठीक है, जब सेकेंड एल्कीन आया तो अब ये जो है ये फिर से कैसे रिएक्ट करेगा, RCH2 ट्वाइस B। ठीक है, B- और H+ है ना, ये इसकी बात कर रहे हैं। ये इससे अटैक करके ये प्रोडक्ट देता है। आपको इसमें कुछ भी नहीं करना है। देखो पहले क्या हुआ था, BH3 था है ना, BH3 था, हमने कैसे लिखा है, H+ BH2-, H+ वहाँ गया, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल दे रहा है तो कहाँ गया, H+ वहाँ गया जिस कार्बन के पास लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन थे। तो जिस कार्बन के पास लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन थे H+ वहाँ चला गया और BH2 इसके पास दूसरे वाले कार्बन के पास चला गया। ठीक है, हो गया। अब इसके बाद दूसरा एल्कीन आया। ठीक, दूसरा एल्कीन आया क्योंकि यहाँ पे हमने एक्सेस में एल्कीन ले रखा है, यहाँ पे क्या ले रखा है, एक्सेस में एल्कीन ले रखा है। अब दूसरा एल्कीन आया तो अब इसके केस में ये क्या है, RCH2 CH2 BH2, ये कैसे डिवाइड हुआ होगा, RCH2 CH2 BH- और एक H+। ठीक, अब फिर से ही वही होगा, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल देगा, ये बॉन्ड ब्रेक करेगा, H+ जो है इस कार्बन के पास जाएगा और ये जो BH- का पूरा है ये जाएगा इस कार्बन के पास। तो क्या बना लेगा, RCH2 CH2 का ट्वाइस और BH2। कैसे, एक तो आपका RCH2 CH2 ये पहले से है ना, RCH2 CH2 ये है एक इसका RCH2 CH2 BH हो गया, दोनों मिलके क्या बना लिए, RCH2 CH2 का ट्वाइस BH। थर्ड क्या है, थर्ड हमने फिर से एल्कीन ले रखा है, एक्सिस में हम चाहे जितना एल्कीन ले सकते हैं। ठीक,
हमने दोबारा एल्कीन ले लिया तीसरी बार। अब क्या करेंगे, फिर से B माइनस और H प्लस, फिर से वही ब्रेक करो, क्या हो जाएगा इस बार, RCH2 थ्राइस B, है ना। अब अगर इसका हाइड्रोलिसिस करा लोगे, अगर आप इसको हाइड्रोलिसिस करा लो तो क्या बना लेता है, हाइड्रोलिसिस कराने पे ये बनाएगा आपका RCH2OH प्लस H3BO3। H3BO3 क्या होता है, बोरिक एसिड। क्या होता है, बोरिक, H3BO3 क्या होता है, बोरिक एसिड। ठीक है, ये रिएक्शन एक बार आप लोग ध्यान से फिर से देख लो। आपने एक्सेस में एल्कीन ले रखी है, जब उसका हाइड्रोबोरेशन कराते हैं हम, मतलब BH3 से रिएक्शन करवाते हैं, सीधे सीधे आपको एंटी मार्कोनिकॉफ रूल लगा देना है। ठीक है, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं करना है, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल लगा देना है। मतलब BH3 को H प्लस और BH2 माइनस में क्या करो, तोड़ दो बॉन्ड को, फिर H प्लस उस कार्बन के पास जाएगा जिसके पास लेस नंबर ऑफ क्या हो, हाइड्रोजन हो, चला गया, और BH2 उसके बगल वाले के पास, बन गया आपका ये। नेक्स्ट हमने फिर से एल्कीन ले रखा है। एल्कीन लेने के बाद फिर से आपको वही काम करना है कि जो BH2 है, अब इसको ब्रेक करो, ठीक है, और क्या होगा, RCH2 BH माइनस H प्लस। फिर से क्या करना है, H प्लस को उस कार्बन के पास भेजो जिस पे लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन हो, वहाँ पे भेज के फिर अब ये जो BH माइनस है उसको कहाँ भेजो, CH2 के पास। तो ये क्या हो गया, RCH2 ट्वाइस BH। फिर अब क्या करेंगे हम, फिर से एल्कीन लेंगे, फिर से B माइनस और H प्लस हो गया, फिर से H प्लस को वहाँ भेजो जहाँ पे लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन हो, और B को उसके बगल वाले पे, तो आपका ये हो गया। अब यहाँ पे इसको हाइड्रोलिसिस करोगे, वाटर के प्रेजेंस में बॉन्ड ब्रेक करेगा और RCH2OH आ जाता है, और साथ में आपका क्या बनता है, H3BO3 बोरिक एसिड बनता है। ठीक है, ये है आपका रिएक्शन हाइड्रोबोरेशन। ठीक, नेक्स्ट हम अब बात करते हैं फ्रॉम कार्बोनिल कंपाउंड। थर्ड है आपका फ्रॉम कार्बोनिल कंपाउंड। देखो, कार्बोनिल कंपाउंड बहुत सारे होते हैं। कार्बोनिल कंपाउंड मतलब होता है RC⋯O। ठीक, ये जो C⋯O होता है, ये होता है कार्बोनिल कंपाउंड। अब इसके अगल बगल किस तरीके के ग्रुप लगे हुए हैं वो डिसाइड करता है कि वो कौन सा कार्बोनिल कंपाउंड है। कार्बोनिल कंपाउंड आपका बहुत सारा होता है, जैसे एल्डिहाइड होता है, कीटोन होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, क्या होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, अमाइड होता है, एस्टर होता है, बहुत सारे होते हैं। कैसे देखेंगे, एल्डिहाइड की अगर बात करो तो इसमें चाहे कोई भी कंपाउंड है, अगर उसमें C⋯O है तो वो कैसा है, कार्बोनिल कंपाउंड है। कैसा है, कार्बोनिल कंपाउंड है। एल्डिहाइड की बात करें तो RC⋯OH, ये एल्डिहाइड होता है। अगर RC⋯O R है तो ये कीटोन होता है, RC⋯OH है तो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, और RC⋯O OR है तो ये एस्टर होता है। ठीक है, अगर RC⋯O NH2 होता है तो ये क्या होता है, ये अमाइड होता है। ठीक है, तो जिसमें भी C⋯O होता है वो सभी कार्बोनिल कंपाउंड होते हैं। अब हमें जो अल्कोहल है वो कार्बोनिल कंपाउंड से बनाना है। ठीक है, इन सभी कार्बोनिल कंपाउंड से आपको क्या बनाना है, अल्कोहल प्रिपेयर करना है। ठीक, चलो आगे देखते हैं। कार्बोनिल कंपाउंड से बनाने के लिए सबसे पहला है जो आपका, वो है बाय रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन, बाय रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। एल्डिहाइड और कीटोन का रिडक्शन करवाने से हमें क्या मिलता है, अल्कोहल मिलता है। ठीक, अब बात ये आती है कि रिडक्शन और ऑक्सीडेशन होता क्या है। इससे पहले हमने जब हाइड्रोबोरेशन पढ़ा था तो उसमें भी लिखा था कि बाई हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन, है ना। आपको पता होना चाहिए ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या होता है। तो ऑक्सीडेशन क्या होता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, या तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होता है, या तो रिमूव ऑफ इलेक्ट्रॉन
ठीक उसी तरह रिडक्शन होता है आपका, रिडक्शन होता है कि रिमूव ऑफ ऑक्सीजन या तो एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये क्या होता है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। अगर हम बात करें एल्डिहाइड और कीटोन की बात करें तो एल्डिहाइड और कीटोन का स्ट्रक्चर अभी आप लोगों ने देखा कैसा होता है। तो रिडक्शन कौन कौन रिएजेंट है जो करा सकते हैं, तो देखो जो आपका NaBH4 है, ये किसको रिड्यूस कराता है, ओनली रिड्यूस एल्डिहाइड कीटोन एंड असाइल हैलाइड। मतलब NaBH4 जो होता है वो केवल एल्डिहाइड कीटोन और असाइल हैलाइड को रिड्यूस करता है। ठीक, दूसरा क्या है LiAlH4, ये सारे रिड्यूसिंग एजेंट हैं। ठीक है, इनका काम ही है रिड्यूस करना। LiAlH4 किसको रिड्यूस करता है, ये रिड्यूस करेगा आपके एल्डिहाइड को करता है, कीटोन को करता है, एस्टर को करता है, एल्डिहाइड कीटोन एस्टर एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, थर्ड जो है आपका वो कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन होता है। थर्ड है आपका कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन। कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन क्या होता है, कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन होता है कि ये जो कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन है, जैसे H2PT हो गया या H2PD हो गया, ठीक है, H2Ni हो गया, मतलब हाइड्रोजन के साथ जितने भी मेटल्स होते हैं उनके साथ होता है। PD, PT, Ni ये सभी क्या होते हैं, कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन कराते हैं। ठीक है, ये किसको करता है, ये सभी को करता है, जिसमें आपका ऑल इंक्लूडेड अल्कीन एंड अल्काइन। मतलब ये डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को भी क्या करता है, रिड्यूस कर देता है। ठीक है, डिफरेंस क्या है, देखो NaBH4 केवल एल्डिहाइड कीटोन और असाइल हैलाइड को ही कर सकता है। LiAlH4 क्या करता है, एल्डिहाइड कीटोन एस्टर कार्बोक्सिलिक एसिड सभी को करता है। कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन जो होता है वो सभी को करता है। इनफैक्ट डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को भी ये क्या करता है, रिड्यूस कर देता है। ठीक है, अब हम कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे हम बात करते हैं, फर्स्ट है आपका एल्डिहाइड ग्रुप। एल्डिहाइड का रिडक्शन हमें करवाना है। ये सभी क्या होते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट हैं। इनका काम क्या है, ये सभी क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है। ये सभी क्या करते हैं, कार्बोनिल कंपाउंड को रिड्यूस करते हैं। अगर हम एल्डिहाइड की बात करें, जैसे है आपका RC⋯OH, ये है आपका एल्डिहाइड ग्रुप। हमने इसमें मिला दिया LiAlH4। एक चीज़ और, ये सभी क्या देते हैं, ये सभी आपको हाइड्रोजन देते हैं। ये सभी आपको क्या करते हैं, हाइड्रोजन देते हैं। LiAlH4 क्या करेगा, हाइड्रोजन देगा तो क्या होगा, ये जो कार्बन ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड ब्रेक करेगा, एक हाइड्रोजन इसके पास, एक हाइड्रोजन इसके पास, क्या बना लेगा, RCH, 2 हाइड्रोजन हो गए, CH2, और साथ में इसके साथ जो ऑक्सीजन था और उसके पास एक और हाइड्रोजन आ गया, क्या बना लिया, RCH2OH। अगर आप ध्यान दो तो कौन सा डिग्री है, ये 1 डिग्री एल्कोहल है, मतलब प्राइमरी एल्कोहल है। ठीक, तो एल्डिहाइड जो होता है वो 1 डिग्री एल्कोहल बनाता है। अगर आप कीटोन की बात करोगे तो RC⋯OR, इसमें भी हमने LiAlH4 मिला दिया। ये भी क्या करेगा, बॉन्ड ब्रेक करो, एक H ऑक्सीजन को, एक H कार्बन को, क्या बना लिया, RCHROH। अब देखो क्या है, ये सेकेंडरी एल्कोहल है, ये 2 डिग्री एल्कोहल है। ठीक है, यहाँ तक आगे देखते हैं क्या होता है। इसका मतलब क्या है कि एल्डिहाइड कीटोन ये सभी क्या कर रहे हैं, पहले तो एल्कोहल बना रहे हैं। ठीक है, एल्डिहाइड 1 डिग्री बनाता है और कीटोन आपका 2 डिग्री बनाता है। ठीक है, NaBH4 भी अगर है तो वो भी वही काम करेगा, क्योंकि NaBH4 भी क्या कर रहा है, एल्डिहाइड कीटोन को तो कर ही रहा है, भले कार्बोक्सिलिक एसिड और एस्टर को नहीं करता है। ठीक है, तो अगर आप सारे का कंक्लूजन देखोगे, अगर आप इन सभी का कंक्लूजन देखोगे तो क्या है, कंक्लूजन की अगर हम बात करें तो ये कहता है, पहला कि जो आपका एल्डिहाइड होता है
जो आपका एल्डिहाइड होता है इन द प्रेजेंस ऑफ, आप अगर रिएजेंट लेते हो NaBH4, अगर आप रिएजेंट लेते हो NaBH4, LiLH4 या H2PDPT, तो ये क्या बनाएगा, ये 1 डिग्री अल्कोहल बनाएगा। ठीक। सेकंड क्या है कि अगर आप कीटोन लेते हो, अगर आप कीटोन है और आपका रिएजेंट NaBH4 है, LiLH4 है, H2PDPT है, तो ये क्या बनाएगा, 2 डिग्री अल्कोहल बनाएगा। ठीक है। तीसरा क्या है, अगर आपने एस्टर ले रखा है, अगर आपने एस्टर ले रखा है तो NaBH4 तो नहीं बनाएगा, मतलब NaBH4 आपका एस्टर को रिड्यूस नहीं करेगा, तो LiLH4 कर सकता है एस्टर को, और H2 और PDPT कर सकते हैं, है ना। ये बात हमने यहाँ पे लिख रखा है कि NaBH4 केवल एल्डिहाइड कीटोन और असाइल हैलाइड को करता है। असाइल हैलाइड इन द सेंस RC+OCl, असाइल हैलाइड RC+OCl होता है, केवल इन्हीं तीनों को रिड्यूस करता है। बाकी ये जो है LiLH4 एस्टर और कार्बोक्सिलिक एसिड को भी करता है, और जो आपका कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन है सबको करता है। अगर एस्टर की बात करें तो LiLH4 करेगा, ठीक, क्या बना लेगा, एल्कोहल बनाता है। क्या बनाता है, एल्कोहल बनाता है। कैसे बनाता है देखो, ये होता है एस्टर RC+OOR, ये बॉन्ड ब्रेक करो, एक एच इसको दो, एक एच इसको दो, ये बॉन्ड ब्रेक करो, एक एच यहाँ, एक एच यहाँ, क्या बन गया, RCH2OH प्लस ROH, क्या बनाता है, एल्कोहल बनाता है। ठीक। उसी तरह आपका एसिड भी होता है, वो भी बनाता है। तो इन सब को देखते हुए हम एक क्वेश्चन करेंगे, क्या है, पहले ये भी ले लो कि जो देख लो कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, जो आपका कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, ये भी क्या करता है, ये 1 डिग्री एल्कोहल बनाता है। ठीक, ये भी क्या करता है, 1 डिग्री एल्कोहल बनाता है। हम एक क्वेश्चन देखेंगे, जैसे ये है C+O, यहाँ पे है C+O OCH3, ठीक, और यहाँ पे ये एल्कीन है। अगर आप ध्यान दो, अगर हमने इसका NaBH4 का रिएक्शन करवाया, LiLH4 का रिएक्शन करवाया, H2+PT का रिएक्शन करवाया तो NaBH4 कीटोन को कर सकता है। ये है आपका एस्टर, पहले ग्रुप पहचानो, ये है कीटोन, है ना, इसके अगल बगल 2 कार्बन हैं। ये है आपका एस्टर और ये है आपका एल्कीन। ठीक, तो NaBH4 केवल कीटोन को करेगा, तो इसका मतलब बाकी सब तो सेम रहेगा, केवल यहाँ पे OH हो जाएगा, केवल डबल बॉन्ड O की जगह OH हो जाएगा, बाकी सब आपका क्या होगा, सेम होगा। ठीक। LiLH4 क्या करता है, LiLH4 एल्कीन को तो नहीं करेगा, लेकिन कीटोन और एस्टर दोनों को करता है, तो इसका मतलब एल्कीन आपका वैसे का वैसा रहेगा, एल्कोहल हो जाएगा ये, और एस्टर भी क्या हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, CH2OH हो जाएगा, एल्कोहल हो जाएगा। थर्ड की अगर हम बात करें तो ये सभी को कर देगा, है ना, ये क्या करेगा, ये सभी को कर देगा, यहाँ भी OH हो जाएगा और यहाँ पे CH2OH हो जाएगा, एल्कीन को भी ब्रेक करके HH लगा देगा। तो अगर आप ध्यान दो तो ये जो एक एग्जांपल है, इससे हमने तीनों कवर कर लिया कि कैसे कैसे करना है। अब हम नेक्स्ट चलेंगे, आपका जो टॉपिक है नेक्स्ट है आपका एस्टरिफिकेशन। नेक्स्ट है एस्टरिफिकेशन। एस्टरिफिकेशन क्या होता है, एस्टरिफिकेशन मतलब फॉर्मेशन ऑफ एस्टर। क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ एस्टर, हमें एस्टर बनाना है। एस्टर कैसे कैसे बनता है, जब आप कार्बोक्सिलिक एसिड का रिएक्शन करवाते हो किससे, अल्कोहल से, कार्बोक्सिलिक एसिड का रिएक्शन करवाते हो अल्कोहल से, तो क्या बनता है आपका, एस्टर बनता है ना, क्या बनता है, एस्टर बनता है। रिएक्शन करवाते हैं, जैसे ये है आपका RC+OOH, ये हो गया कार्बोक्सिलिक एसिड, और ROH ये हो गया आपका अल्कोहल। यहाँ से अगर आप वाटर निकाल दो, अगर यहाँ से आप वाटर निकाल दो, ठीक, अगर आप वाटर रिमूव कर दो तो ये क्या बन जाएगा, RC+OOR, ठीक, RC+OOR बन जाएगा। ये होता है आपका
एस्टर। ठीक है, अब हम नेक्स्ट बात करते हैं। सेकंड है आपका फ्रॉम ग्रिगनार्ड रिएजेंट। फ्रॉम ग्रिगनार्ड रिएजेंट। अभी अल्कोहल का प्रिपरेशन ही चल रहा है। देखो, जब आप कार्बोनिल कंपाउंड मतलब एल्डिहाइड, कीटोन, एस्टर, उसी तरीके से आप ग्रिगनार्ड रिएजेंट का भी यूज़ करके क्या करोगे, अल्कोहल का फॉर्मेशन करोगे, प्रिपेयर करोगे। ग्रिगनार्ड रिएजेंट मतलब RMgX। RMgX कैसे होगा? मान लो कोई कार्बोनिल कंपाउंड है, RC⸻O, एल्डिहाइड भी हो सकता है, कीटोन भी हो सकता है। हमने रिएक्ट करवा दिया RMgX से। सभी को पता है कि मेटल जो होता है वो हमेशा पॉजिटिव एग्जिस्ट करता है, पॉजिटिव चार्ज, और इस वजह से कार्बन पे नेगेटिव आता है। अब ये जो नेगेटिव है एज अ लोन पेयर इस कार्बन पे अटैक करेगा, ये बॉन्ड इधर को ब्रेक होगा क्योंकि ऑक्सीजन इज अ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। डबल बॉन्ड हमेशा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साइड ही ब्रेक करता है। ठीक है, और ये जो है R जो है एज अ न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है इस कार्बन पे। तो क्या होगा RCHR, यहाँ पे R आ गया और यहाँ पे ऑक्सीजन नेगेटिव में MgX पॉजिटिव आ जाता है। ठीक, और जब आप इसको वाटर के प्रेजेंस में हाइड्रोलिसिस कराते हो H+OH-, तो यहाँ पे ये ब्रेक करके H+ इस ऑक्सीजन को मिल जाता है। तो RCH या R, यहाँ पे R लगा ही है, यहाँ पे OH हो जाता है। साथ में आपको क्या मिलता है? आपको मिलेगा Mg, साथ में OH और X। ठीक, ये भी क्या मिल गया? अल्कोहल मिल गया। ठीक है, इसमें कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि जो आपका फॉर्मल्डिहाइड होता है, फॉर्मल्डिहाइड जो होता है, फॉर्मल्डिहाइड मतलब HCHO, ये जो होता है ये RMgX और वाटर से रिएक्ट करके केवल 1 डिग्री अल्कोहल देता है। HCHO फॉर्मल्डिहाइड, ग्रिगनार्ड रिएजेंट वाटर से रिएक्ट करके केवल 1 डिग्री अल्कोहल देता है। ठीक है, जो एल्डिहाइड होता है, जब ये रिएक्ट करता है ग्रिगनार्ड रिएजेंट के साथ तो 2 डिग्री अल्कोहल देता है। और जब जो आपका कीटोन होता है, ये जब रिएक्ट करता है ग्रिगनार्ड रिएजेंट के साथ तो ये क्या देता है? ये 3 डिग्री अल्कोहल देता है। क्या करता है? ये 3 डिग्री अल्कोहल देता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? आगे चलते हैं। अब हम नेक्स्ट, ये जो हमारा प्रिपरेशन था अल्कोहल का वो पूरी तरीके से ख़त्म हो गया है। अब हम बात करेंगे आपके फिजिकल प्रॉपर्टी की। अब हम बात करेंगे आपके फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ अल्कोहल। अल्कोहल के फिजिकल प्रॉपर्टी की अब हम बात करेंगे। क्या होता है कि सबसे पहला पॉइंट है आपकी बॉइलिंग पॉइंट। सबसे पहला पॉइंट है क्या है? बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है कि अल्कोहल के केस में क्या होता है कि जो बॉइलिंग पॉइंट होता है आपका वो मॉलिक्यूलर वेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मॉलिक्यूलर वेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, मतलब मॉलिक्यूलर वेट जिसका जितना ज़्यादा होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट उतना ज़्यादा होगा। अगर हम बात करें अल्कोहल की बात करें, ईथर की बात करें और एल्केन की बात करें तो इसमें सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका होता है? इन सभी की अगर हम बात करें तो इसमें सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो अल्कोहल का होता है, फिर ईथर का होता है, फिर एल्केन का होता है। अल्कोहल मीन्स क्या होता है? अल्कोहल का मतलब होता है ROH। ईथर मतलब क्या हो गया? ROR। एल्केन का मतलब हो गया सिंपल एक कार्बन चेन। ठीक है, तो इसमें क्या होती है? ROH में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से क्या होता है कि जो कंपाउंड होता है बहुत पास आ जाते हैं। बॉन्डिंग के बाद बहुत ज़्यादा पास आ जाते हैं। तो जब आप उसको बॉयल करते हो तो क्या होता है? वो बहुत लेट में क्या होता है? बॉयल होता है। तो सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट इसकी होती है। ईथर की बात करें तो ईथर होता है आपका पोलर होता है, लेकिन हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बनती है। उसी तरीके से अगर आप एल्केन की बात करोगे तो ये नॉन पोलर होता है। ठीक है।
आगे चलते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जो इथेनॉल होता है और प्रोपेन होता है। इथेनॉल और प्रोपेन जो होता है, इनके पास नियर अबाउट सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है। इनके पास नियर अबाउट सेम मॉलिक्यूलर वेट होता है। ठीक है, इथेनॉल क्या होता है? CH3 CH2OH, और प्रोपेन क्या होता है? CH3 CH2 CH3। तो इनका नियर अबाउट मॉलिक्यूलर वेट तो सेम होता है, लेकिन फिर भी बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट क्यों है? बॉइलिंग पॉइंट डिफर क्यों आता है? ये क्वेश्चन है आपका कि बॉइलिंग पॉइंट डिफर क्यों होता है भाई। इथेनॉल और प्रोपेन में मॉलिक्यूलर वेट तो सेम है, लेकिन बॉइलिंग पॉइंट डिफर क्यों आ रहा है? तो इसका मेन रीज़न ये है कि जो इथेनॉल है इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है ना। अभी मैंने बोला कि जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है उसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होता है। ठीक, तो इस इथेनॉल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है OH ग्रुप की प्रेजेंट होने की वजह से, जबकि एल्केन एक ओपन चेन होता है, इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती है। इस वजह से मॉलिक्यूलर वेट तो दोनों का सेम होता है नियर अबाउट, लेकिन जो बॉइलिंग पॉइंट होती है वो दोनों का डिफरेंट होता है। इसका ज़्यादा होता है और इसका कम होता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? चाहो तो लिख भी सकते हो कि हाई बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द एल्कोहल मेनली ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है, विच इज़ लैकिंग इन अ ईथर। ठीक, नेक्स्ट हम सेकंड बात करते हैं सॉल्युबिलिटी की। हम बात करते हैं सॉल्युबिलिटी की बात करते हैं। सॉल्युबिलिटी क्या होता है? सॉल्युबिलिटी का मतलब है कि पहले लिख लेते हैं क्या होता है सॉल्युबिलिटी ऑफ एल्कोहल एंड फिनॉल in water due to their ability to form hydrogen bonding with water molecule। मतलब वाटर मॉलिक्यूल में अगर आप अल्कोहल मिला रहे हो या फिनॉल मिला रहे हो तो कौन ईजिली सॉल्युबल हो जा रहा है, इसी पे डिपेंड होता है आपका सॉल्युबिलिटी। ठीक है, अगर आपका साइज इंक्रीज है, अगर साइज ज़्यादा है किसी कंपाउंड का, तो उसकी जो सॉल्युबिलिटी होती है एक सेकेंड, सॉल्युबिलिटी होती है जो वो क्या करती है, वो डिक्रीज करती है। अगर साइज ज़्यादा है किसी कंपाउंड का तो उसकी सॉल्युबिलिटी हमेशा डिक्रीज करेगी। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। अगर हम बात करें ROH की, तो ये वाला जो पार्ट होता है वो होता है हाइड्रोफोबिक पार्ट। ये होता है हाइड्रोफोबिक पार्ट, और ये जो होता है ये होता है हाइड्रोफिलिक पार्ट। मतलब हाइड्रोफोबिक मतलब क्या होता है कि वाटर हेटिंग पार्ट। मतलब जो R है, अगर आप एल्काइल ग्रुप ज़्यादा बड़ा ले लोगे, मान लो आपने CH3 CH2 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 CH3 ज़्यादा लार्ज अमाउंट में, लार्ज साइज में ले लिया, तो ये हाइड्रोफोबिक होते हैं। मतलब ये वाटर से दूर जाना चाहते हैं, जबकि OH जो होता है वो हाइड्रोफिलिक होता है, वाटर लवर होता है। ये क्या करता है, वाटर में डिजॉल्व होना चाहता है और हाइड्रोजन बॉन्डिंग का फॉर्मेशन करना चाहता है। ठीक है, तो अगर आप सॉल्युबिलिटी की बात करते हो अल्कोहल फिनॉल इन सब की, तो वो डिपेंड करती है कि अल्कोहल और फिनॉल में, इन दोनों में कौन ईजिली वाटर में सॉल्युबल हो सकता है और कौन ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाटर के साथ बना सकता है। तो अगर आप देखोगे तो सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर होता है सबसे अच्छा सॉल्युबल होता है अल्कोहल, फिर आपका आता है एल्डिहाइड, फिर आपका आता है कीटोन, फिर आता है आपका ईथर, और लास्ट में आपका आता है हाइड्रोकार्बन मतलब एल्केन, अल्काइन सब इसमें आ जाते हैं। तो ये होता है आपकी सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर। क्यों? क्योंकि अल्कोहल सबसे अच्छा क्या बनाता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, फिर एल्डिहाइड होता है, फिर कीटोन, फिर ईथर, फिर हाइड्रोकार्बन। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग पर डिपेंड करता है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहने का मतलब है कि जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हो गया, फ्लोरीन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, अगर हाइड्रोजन इन तीनों के साथ बॉन्ड बना रखा है तो उसमें अच्छी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है?
आगे देखते हैं। ये दो टर्म था हमारा, ये दो टर्म था फिजिकल प्रॉपर्टी में। क्या था? एक था आपका बॉइलिंग पॉइंट और एक था सॉल्युबिलिटी। ये दोनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसमें भी हमने क्या पढ़ा था, ये जो सीरीज़ है, अल्कोहल होगा, ईथर होगा, फिर एल्केन होगा। उसी तरह सॉल्युबिलिटी की अगर हम बात करें तो अल्कोहल होगा, एल्डिहाइड होगा, कीटोन, ईथर और हाइड्रोकार्बन होगा। ये इसका क्या आता है। ठीक, अब आगे चलते हैं, केमिकल प्रॉपर्टी की बात करते हैं। आगे हम बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टी की। केमिकल प्रॉपर्टी की केमिकल प्रॉपर्टी में क्या बताना है आपको कि जो अल्कोहल होता है ना, हम अल्कोहल के बारे में ही पढ़ रहे हैं। पहले हमने उसका प्रिपरेशन पढ़ा, कैसे हमने फाइंड किया उसको, कार्बोनिल से फाइंड किया, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन से फाइंड किया, है ना। फिर उसको बनाने के बाद अब हम क्या देख रहे, उसका फिजिकल प्रॉपर्टी, उसकी बॉइलिंग पॉइंट क्या है, उसकी सॉल्युबिलिटी क्या है। अब थर्ड हम बात करते हैं उसकी केमिकल प्रॉपर्टी की। केमिकल प्रॉपर्टी मतलब क्या, कि जो आपका अल्कोहल है, सबसे ख़ास बात ये है कि ये एक्ट करता है, एक्ट बोथ एज अ इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल। मतलब ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह भी बिहेव करता है और न्यूक्लियोफाइल की तरह भी बिहेव करता है, ठीक है।